नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एसबीआई ने जो भी प्ली डाली थी कि हमें 3 महीने का टाइम दिया जाए जिससे हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो भी डिटेल्स है वो प्रॉपर दे सके। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो भी एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बोला है कि आप जल्द से जल्द इसकी डिटेल्स दें, राइट। तो अभी हम आगे देखेंगे कि एसबीआई ने क्या क्या डिटेल्स और कब सबमिट करने के लिए बोला है। बट सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बोला है कि आपको हमने 15 फैब को हमने एक वर्डिक्ट दिया था जिसमें ये बोला गया था कि आपको 6 मार्च तक आपको पूरी डिटेल सबमिट करनी है। और आज 26 डेज हो चुके हैं बट अभी तक कोई भी डिटेल सबमिट नहीं हुई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी आर्गुमेंट्स हुए हैं वो कैसे कैसे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीज़ें पूछी है और एसबीआई की तरफ से ऑब्वियसली कि एसबीआई डायरेक्ट उनके डायरेक्टर्स या जो भी चीफ मैनेजर है वो तो नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी तरफ से एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वे जो सीनियर एडवोकेट है वो रिप्रेजेंट होकर उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया है, राइट। तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि हमें कैसे कैसे मैंने जो जो ये हीयरिंग थी मैंने लाइव देखी थी। तो मैं एक एक चीज करके आपको एक एक जो मेन मेन टॉपिक्स थे उसको मैंने कवर किया है कि कैसे कैसे हियरिंग में क्या क्या चीजें पूछी गई और क्या क्या चीजें बताई गई है एसबीआई की तरफ से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर व्यूअर्स जो भी है अगर वो अकाउंट्स के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है ये जिसमें हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सिखाते हैं, राइट, अकाउंट्स एंड टैक्सेशन की। और उसमें भी हम जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, आरओसी ये सब की नॉलेज देते हैं प्रैक्टिकली, राइट। तो अगर आपको जो भी हमारे कोर्सेज हैं ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में है तो नीचे नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो अगर अभी आप देखोगे हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया 15 फैब को। अगर आप देखोगे ये 15 फैब को दिया है। एक हिस्टोरिक डिसीजन था जिसपे कई लोगों ने पिटीशन डाली थी, एक एनजीओ ने पिटीशन डाली थी और बाकी कुछ लोगों ने भी पिटीशन डाली थी कि 2017 में जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आती है जिसमें यह बोला जाता है कि इस बॉन्ड के थ्रू कोई भी पर्सन डोनेट कर सकता है एसबीआई में और किसी भी पार्टी को, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, किसी भी पार्टी को डोनेशन कर सकता है और उसकी जो भी डिटेल्स है ना वो डिटेल शेयर नहीं की जाएगी पब्लिक में, राइट। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि ये जो भी स्कीम थी, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट, क्योंकि इसमें सब कुछ गलत है और इसमें डोनर्स की डिटेल्स दिखाई नहीं जा रही है। जिसने जितनी पेमेंट करी है और किसको पेमेंट करी है वो भी नहीं दिखाई जा रही है, राइट। ये देख सकते हैं। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने का जो मेन मकसद था उसका ये था कि जो भी डोनर है उनकी डिटेल्स ना दिखाकर वो जितने ज्यादा से ज्यादा डोनेट कर सकते हैं तो वो सारी चीजें आप इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिक्लेयर कर दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे अब जल्दी से जल्दी इसे बंद करना है, बिल्कुल ही बंद कर दिया उन्होंने। 15 फैब को बोल दिया कि ये बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अब ये नहीं चलेगा। और सेम टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि अगर आप देख सकते हो तो सेम टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आज से ये बंद हो चुकी है लेकिन इसके जो पुराने डोनर्स थे, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंपनीज हो, उनके रिकॉर्ड्स जो एसबीआई के पास है, उन्होंने कितने पैसे दिए हैं, किस पार्टी को दिए हैं, वो सब कुछ पब्लिक होना चाहिए। ओके। अब इस बेंच को अभी 11 मार्च को नेक्स्ट हियरिंग आई। 15 फैब के बाद आज कल 5 जजेस की बेंचेस ने ये हियरिंग सुनी और उसमें क्या क्या बोला वो आपको दिखाता हूं मैं आपको। और इन जजेस में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, मिस्टर जस्टिस संजीव खन्ना, मिस्टर जस्टिस बी आर गवई और मिस्टर जस्टिस जे बी पार्डीवाला एंड मिस्टर जस्टिस मनोज मिश्रा, ये 5 लोग थे, 5 जजेस के बेंच थी।
तो इन्होंने क्या क्या सुना और क्या क्या बोला वो आगे हम देखते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई कि आपने 15 फरवरी से लेके 11 ऑफ मार्च तक टोटल 26 दिन हो चुके हैं, इस केस में आपने क्या क्या स्टेप लिए हैं वो बताएं, राइट। और उन्होंने ये भी बोला कि आपकी एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन डाली अभी हियरिंग में, उसमें सब कुछ साइलेंट है, आपने कुछ भी डिटेल्स नहीं डाली। और सीजीआई चंद्रचूड़ ने बिल्कुल डायरेक्टली बोला, अगर मैं बोलूं तो उन्होंने उस हियरिंग में डायरेक्टली बोला कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कि जो भी इंफॉर्मेशन वो जेन्युइननेस आए और जल्दी से जल्दी आए। देन जो बैंक है, एसबीआई बैंक है, उन्होंने टॉप कोर्ट से बोला कि हमें एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम दिया जाए जिससे हम डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम सबमिट कर सके। ओके, सीजीआई चंद्रचूड़ ने जब भी ये बोला था कि भी उन्होंने डायरेक्ट बोला कि आपसे हम एसबीआई से हम ये प्रॉपर एक्सपेक्ट करते हैं एज ए जेन्युइननेस कि वो जल्दी से जल्दी इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें। तो अभी आप वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको कि जो भी सीजीआई ने बोला है वो आप देख सकते हैं। Happened, Mr. Because Sarvas. I'll tell you why, because you haven't kept the Number one bank in the country. We do expect them to be able to handle this. एंड देन हियरिंग में कंटिन्यूस चलने के बाद आर्गुमेंट में अगेन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा एसबीआई से कि आपको टाइम दिया गया था 6 ऑफ मार्च तक का कि आप डिटेल सबमिट करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पे पब्लिक करेगा। देन इस केस में उनके सीनियर एडवोकेट ने रिप्लाई किया कि हमें और भी टाइम चाहिए, एटलीस्ट 30th ऑफ जून तक की, जिससे हम सारी डिटेल्स कलेक्ट करके ईसीआई को दे सकें। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपको इतना टाइम क्यों चाहिए, हमने ऑलरेडी आपको इतना टाइम दे दिया है। और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट सीधे बोल दिया कि हमें अब 12 ऑफ मार्च यानी कल की डेट में 5 बजे इवनिंग तक आप ये सारी डिटेल ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दें, जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 15 ऑफ मार्च को जितनी भी डिटेल्स है वो वेबसाइट पे पब्लिक कर दे। और अगर आप देखोगे कि ये एक्सटेंशन जब मांगा गया तो उस केस में एक एनजीओ जो एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, उन्होंने एक पिटीशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में कि एसबीआई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1977 के रूल्स के खिलाफ जा रही है, जिसमें वो कोर्ट के जो भी ऑर्डर है वो उसको रिस्पेक्ट ना करते हुए उसकी डिटेल सबमिट नहीं कर रही है। अब इस केस में कंटेम्प्ट 2 टाइप्स के होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट होता है कि अगर कोई ऑर्डर पास किया गया कोर्ट के द्वारा और उसको फॉलो नहीं किया गया विद इन अ टाइम या फुलफिल नहीं किया गया, तो उसको सिविल कंटेम्प्ट बोलते हैं। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है कि जब आप जजेस को एटिकेट्स रिस्पेक्ट ना देकर बात करते हो या फिर उनको कुछ गलत बोलते हैं कोर्ट में, तो आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगता है। मैं आपके हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लो। देखिए, बड़े दिन बाद कोई ग्राहक मिला है, अब मैं पैसे भी ले चुका हूँ, अब मैं पैसे वापस नहीं कर सकता उसके। आपको कोर्ट में खड़े होने की तमीज नहीं है। मैं सब सीख लूंगा, मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं वकील की दुआएं लगेंगी। जनाब, बत्ती कसम खा के कह रहा हूँ, इस नीली पगड़ी में आप मनमोहन सिंह लग रहे हो। आपको एक बार में समझ में नहीं आता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा दूंगा, जेल में जाओगे तुम। मुझे लगता है तो आई गेस आप समझ गए होंगे सिविल कंटेम्प्ट को। अगर एसबीआई इसमें टाइम से सबमिट नहीं करती है तो उसके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट लगाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के से, राइट। अभी आर्गुमेंट एसबीआई और सुप्रीम कोर्ट के बीच में हुई, जिसमें अपीयर हुआ सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे। उनका नाम तो आपने सुना होगा ऑलरेडी। जो कुलभूषण यादव के जो केस था वो इन्होंने ही लड़ा था, राइट। तो हरीश साल्वे जी ने बोला कि बैंक है ना कुछ एसओपीज फॉलोज करती है जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, राइट। तो ये जो डिटेल्स है ये कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं डाले गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये पहले ही रूल्स में था कि आपको डिस्क्लोज नहीं करना नेम, तो इसलिए बैंक ने इसको कोर बैंकिंग में नहीं डाला। अगर ये कोर बैंकिंग में चला जाता तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से ये डिस्क्लोज हो जाता। हरीश साल्वे जी ने बोला कि ये भी जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड का इम्प्लीमेंट किया गया था
उसमें जिस पर्सन ने जितने अमाउंट दिए, किस पार्टी को दिए, ये सब कुछ सीक्रेट करने के लिए बोला गया था, इसलिए हमने इसको कोर बैंकिंग में नहीं डाला है, राइट। एंड इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या बोला वो आप सुन सकते हैं। Now, paragraph 10, you specifically say that all the purchases details have been kept in a sealed cover Yes, in the main branch of the applicant bank. correct, my lord. Just have to simply open up the sealed cover and My lord- collate the names and give the details. My lord, As far what as is, paragraph 11 is concerned, then you're saying that the Dhoni's details are being kept in a sealed cover, envelope in a sealed cover. Open up the sealed cover and give the details. In fact, tell my lord where, जो आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स है वो मुंबई ब्रांच, जो मुंबई एसबीआई की मेन ब्रांच है, उसमें सील कवर में ऑलरेडी रखी गई है, राइट। तो इसको आगे बढ़ते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने डायरेक्ट बोला कि आपको करना क्या है, आपको सील कवर ओपन करना है एंड डिटेल शेयर करनी है हमारे को। तो अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल कैजुअली, थोड़ा कैजुअल भी हो चुका था, क्योंकि एसबीआई और सुप्रीम कोर्ट दोनों आमने सामने थे और उन्होंने सीधे एक लेमन लैंग्वेज में बोला कि आपके पास, आपके एसबीआई ब्रांच, मुंबई मेन ब्रांच में सील कवर रखा हुआ है, आपने खोलना है और हमें डिटेल देनी है। तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या बोला, इसके बाद जो सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने बोला, say, there are, I have full details of who purchased the bond, but that's put in one silo of information. I have full details of where the money came from, which is in a second silo, and I have a complete detail of which political party tendered how many bonds and who has been paid how much. That's a easy ask that can be given straight away. The problem is, Manoj, I have to now put the name of the purchaser, which is in the first sealed packet, and these are all physically kept. They were not put into the banking system. And each form will have to be taken out, the name checked, that name now correlated to the payment detail, and the payment detail correlated to the bond, and finally that's where the bond number gets generated, and then we can connect as to which political party who has given that money. Now, if that's you not been asked. कि हमारे पास सारी डिटेल्स हैं, किसने कितने परचेज किए हैं, सारा डेटा है, बट हमने ना इसको एक साथ नहीं रखा। उन्होंने बात फिर से वही कर दी कि सीक्रेट था, इसलिए हमने एक साथ नहीं रखा जिससे डिस्क्लोज ना हो, राइट। और हम 3 महीने का टाइम हम इसलिए मांगना चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि कुछ डिटेल्स हैं जो मिसमैच ना हो। और उन्होंने एक एग्जांपल देते हुए बोला, जिसकी वीडियो आप देख सकते हैं अभी, कि सपोज एक इंडिविजुअल है जिसने 1 लाख की पेमेंट करी किसी भी पार्टी को, XYZ आप मान लो, और उसने 1 लाख की पेमेंट करी और हमने जल्दी जल्दी में ये डिटेल सबमिट कर दी और 1 करोड़ की डिटेल चली गई। तो उस केस में क्या होगा कि वो इंडिविजुअल हमारे ऊपर केस कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियोस में देखोगे, अभी आगे आपको वीडियो दिखाया जाएगा, तो इसमें और ज़्यादा कैजुअल हो गया और जो भी जजेस थे वो थोड़ा सा हंसने लग गए कि भाई आपके ऊपर कौन केस कर सकता है ऐसे। इस आर्गुमेंट्स को आगे बढ़ाते हुए चीफ जस्टिस ने बोला कि चलिए हम मानते हैं कि आपको और टाइम चाहिए, चलिए हम एक बार मान भी लेते हैं, बट आज आप हमें ये कंफर्म करें कि 15 फ़रवरी को हमने ऑर्डर पास किया कि आपको 6 मार्च को ये जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के इसकी सारी डिटेल सबमिट करनी है। आज आप 11 मार्च पे हो और आप अभी भी बोल रहे हो कि हमारे को 30 जून तक का टाइम चाहिए, बट आज आप हमें ये कंफर्म कर दो, आप 15 फ़रवरी से लेके 11 मार्च तक आपने कुछ डेटा तो बनाया होगा, एटलीस्ट 5,000 10,000 जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके कुछ तो डेटा होंगे। तो उस केस में सीधे डायरेक्ट ये बोला गया कि ऐसा डेटा अभी नहीं बना है, क्योंकि हम इसको कलेक्ट करने में हमें थोड़ा टाइम लग रहा है और हम चाहते हैं कि कोई भी डिटेल गलत ना। In the last 26 days, what extent of matching has been done by you? What steps have you taken in the last 26 days? The application is absolutely silent on that. तो गाइस अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और एसबीआई दोनों आमने सामने थे यहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था कि हमें कल ही चाहिए 12 मार्च 5 PM तक हमें ये सारी डिटेल्स चाहिए। आई मीन उनको ECI के थ्रू चाहिए और हम SBI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 15 मार्च को पब्लिक कर दे।
और इन्होंने ये भी बोला था कि अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो हम कंटेम्प्ट टू कोर्ट करेंगे और जो भी हमारा एक्शन होगा वो हम लेंगे। देखते हैं कि 12 मार्च को 5 PM तक क्या हुआ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। बट अगर आप ध्यान से इसकी वीडियोस की लिंक मैं इसमें डाल देता हूँ, और अगर इस वीडियोस को ध्यान से देखोगे ना तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो है और बहुत थोड़ा प्रोफेशनल थोड़ा कैजुअल दोनों कन्वर्सेशन है, राइट। और अगर आप प्रोफेशनल हैं, आई मीन एडवोकेट्स हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। मेरी वीडियो के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट की वीडियोज़ हैं जो ऑलरेडी लाइव रहती है वो वीडियो ज़रूर देखें, उसके लिंक भी मैं डाल दूंगा, राइट। और जो केस आया हमारे जो ये 11 मार्च को ये ऑर्डर पास हुआ है हियरिंग का, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल देता हूँ, जिसमें आप जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख रही है जब ऑर्डर पास होता है इसके लिए। तो गाइज आई गेस आज की वीडियो में हमने एसबीआई और सुप्रीम कोर्ट का जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो आजकल सबसे हाईलाइटेड केस चल रहा है उसके लिए हमने बता दिया आपको। और जो हमारे नेक्स्ट बेंच है जो 12 मार्च को बैठेगी, मैं उनकी डिटेल बता देता हूँ। उसमें क्या है, उसमें 2 लोग नहीं है, 2 लोग चेंज हो गए हैं, मैं आपको बता दूं एक बार। DY चंचूड़ है, मनोज मिश्रा जी हैं, ये 2 लोग हैं। बाकी 3 लोग चेंज हो गए हैं और 3 लोगों की जगह पे ये आए हैं जस्टिस हरिकेश राव, PS नरसिम्हा एंड पंकज मित्तल जी। ये 3 लोग चेंज होकर 12 मार्च की जो भी हियरिंग है 5 PM की उसमें आएंगे ये, राइट। तो आई गेस हमने सुप्रीम कोर्ट और SBI की सारी डिटेल्स जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू थी वो हमने कवर कर लिया। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि SBI ने क्या सबमिट किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसका रिप्लाई किया, या उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए नोटिस इशू कर दिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस आ चुका है, तो आगे बने रहें जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसा रहा केस और क्या ये डिटेल्स सबमिट हुई। और सबसे मेन चीज़ है, क्या ये डिटेल्स अगर पब्लिक होती है तो किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा। तो इसको कंटिन्यूस अगर हमारे वीडियोस भी नहीं आती है तो आप सुप्रीम कोर्ट की साइट्स पे ये वीडियोस देख सकते हैं, प्रॉपर लाइव रहती है, राइट। थैंक यू सो मच।